तो देखना ध्यान से, कल तक हमने अरेनियस इक्वेशन अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब जो लोग अरेनियस इक्वेशन में जिनको थोड़ा सा भी इफ एंड डाउट है वो देख लो ध्यान से। अरेनियस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, इनके अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। एक ये दो फॉर्मूले, और कभी कभार मैचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। मैचिंग वाले क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आते हैं, उसके अंदर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल में होगा। जो सबसे पहला फॉर्मूला था ना अपना, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल मैचिंग वाले क्वेश्चन में होएगा बस। ना फिलहाल मैचिंग वाले क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में नहीं है, शायद कह रहा हूं मैं, मेरे को पक्का नहीं पता, करते रहेंगे देखते रहेंगे। ठीक है, तो देखना जरा ये दो फॉर्मूले कैसे कैसे, इनमें क्या क्या टर्म्स हैं, बस वो ध्यान में रख लो। सही है, और इन दो फॉर्मूलों को लिख लो एक जगह पर, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे। इस टाइम पर न्यूमेरिकल करने से पहले फॉर्मूला यूज करके ये दोनों फॉर्मूले चिपका लो अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, तो log k2 अपॉन k1 इज इक्वल्स टू ea अपॉन 2.303 r t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। अब यहाँ पर जो t1 और t2 है, इनको टाइम तो कतई मत मार लेना, ये है टेम्परेचर, ठीक है ना, ध्यान से लिख लो, ये है टेम्परेचर। सही है, T1 T2 टेम्परेचर है, T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर, K1 इनिशियल रेट कांस्टेंट, K2 फाइनल रेट कांस्टेंट। सही है, तो इनके ऊपर लिख लो कि इट इज फाइनल रेट कांस्टेंट, इट इज इनिशियल रेट कांस्टेंट। T1 T2 टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। सही है, कभी सोचो टाइम है। एंड ई ए इज एक चीज बताओ, ये जो ई ए है ये एक साथ ही है या हाँ अलग एक अलग है? साथ है, एक साथ है, एक साथ है। एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट करने का तरीका होता है ई ए, मतलब कि ऐसे कैपिटल ई बनाते हैं फिर छोटा सा ए लिखते हैं ऐसे नीचे की तरफ, इसे कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ऐसे। तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट करने का तरीका है वैसे ई ए, एक साथ। ठीक है, तो ई इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्वेश्चन में कभी भी ई ए के बारे में कहे कि ई ए गिवन है, ई ए निकालनी है, सो दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। सही है, और उसके बाद आर इज अ गैस कांस्टेंट, और यहाँ पर गैस कांस्टेंट की वैल्यू 2.303 नहीं 8.314, 8.314 लेनी है। सही है, सो यहाँ पर लिख लो आर की वैल्यू क्या लेनी है अपने को, 8.314। वैसे तुमने कल भी लिखी थी 8.314, कभी फिर बाद में भूल जाओ। एंड देन उसके बाद नीचे वाला फॉर्मूला क्या है, नीचे वाले फॉर्मूले में केवल ए की टेम्परेचर है। सो इस फॉर्मूले के अंदर अपने को क्या लगाना है, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, ये अपने को लगाना है। जहां पर भी क्या है, k है रेट कांस्टेंट, और टेम्परेचर जो है, अब यहां पर देखना है, यहां पर गौर करना मेरी बात पे, कि टेम्परेचर यहां पर वही वाला लेना है जिसका रेट कांस्टेंट ये बना है, मतलब कि टेम्परेचर के साथ साथ रेट कांस्टेंट चेंज होगा, और टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट यहां पर बराबर लेना है, मतलब कि जिसका टेम्परेचर उसी का रेट कांस्टेंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं समझ में आ जाएंगे कैसे, मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद ई ए अगेन एक्टिवेशन एनर्जी, और ए तुम्हें पता ही है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, लिख लो ए को दोबारा से, इट इज अ फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, एंड हियर आर इज अगेन अ गैस कांस्टेंट, यू नो। सही है, सो फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल वेक्टर की बात करें व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट ए। सही है, अब आओ क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन 4.10 एग्जाम्पल। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। स्टार्टिंग के बस 2 या 3 क्वेश्चन मेरे कराने की जरूरत है, वरना उसका बाद तुम लोग अपने आप करने लग जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, क्या क्या रखा अपने को, अब रेट कांस्टेंट रिएक्शन के 500 केल्विन और 700 केल्विन पे ये और ये हैं। अब यहां पर समझना क्या कह रहे हैं, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मतलब कि के, सो दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट के। जो हमारे पास के है वो दो है, एक है K1 और एक है K2। ठीक है, एक है K1 और एक है K2, और जो K1 है दैट इज 0.02। वो कब है, ये रहा K1 हमारे पास, ये देख रहे हो, इट इज K1 रेट कांस्टेंट पहला, और वो भी कब है 500 केल्विन पे। सो इस K1 का जो टेम्परेचर है दैट इज T1, इट इज इक्वल्स टू 500 केल्विन। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या क्या रखा है, K2, K2 कितना हमारे पास, K2 इज 0.07, 0.07। और इस K2 के लिए टेम्परेचर कौन सा लेना अपने को, या फिर 700 के लिए अपने को लेना है K2 0.07। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास 700। सही है, इतना क्वेश्चन में गिवन था, ये थी गिवन स्टेटमेंट। देन उसके बाद हमसे क्या रखा है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ई ए एंड ए। दैट मीन्स हमारे को क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, और अरेनियस, सॉरी अरेनियस कह रहा हूं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालना है।
एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है और फ्रीक्वेंसी क्या फैक्टर क्या पढ़ा दिया कैलकुलेट भैया? करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देख ले, तो फटाफट से देखना, करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लोग आएंगे सेकंड वाला फॉर्मूला, मतलब कि जो बाद वाला था जिसके अंदर दो दो टेम्परेचर थे, ये वाला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज log K2 अपॉन K1 is equals to, K2 upon K1 is equals to 2.303 upon R, 2.303 upon R, नहीं 2.303 R नहीं, E upon 2.303, E upon 2.303, so it is EA upon 2.303 R, then it is log राम, भैया आर तो 8.314 लेना है। हाँ 8.314 बिल्कुल सही कह रहा है। आज क्या हो रहा है, फॉर्मूला कैसे भूल रहा हूँ, इट इज T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अपॉन T1 T2। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास फॉर्मूला, बस सारी के सारी वैल्यू पुट कर दो और देख लो इसमें से क्या निकलेगा। log K2 अपॉन K1, K2 की वैल्यू है 0.07, 0. इसमें से तो ये निकलेगा शायद। हाँ जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स 0.07 अपॉन K1 that is 0.02 is equals to EA, नहीं पता निकालना है, अपॉन 2.303 R, 2.303 मल्टीप्लाई बाय R, R की वैल्यू इज 8.314, 8.314, देन उसके बाद T2 माइनस T1, T2 इज 700 माइनस T1 is 500 and then upon में T1 T2 500 मल्टीप्लाई बाय 700, और इस तरीके से तुम्हारे पास निकल जाएगा तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी EA। सही है, अब यहाँ से EA निकल जाएगी, E तो निकल गई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है अपने को अरेनियस बार बार कहता हूँ, इट इज अ फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर तुमको निकाल कर लेके आना है। अब फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालने के लिए तुम लोग लाओगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, दैट इज log K is equals to log A minus EA upon 2.303 RT, EA upon 2.303 RT। सही है, ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। अब इसके अंदर देखना, इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ेगी, क्योंकि ये अरेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन ना थोड़े कैलकुलेशन टफ ही बनाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो एक्टिवेशन एनर्जी निकलेगी वो रखोगे तुम लोग EA की जगह। ठीक है, फिर उसके बाद log K और T तुमको कोई भी एक सिलेक्ट करना है, इतना दिमाग तुम में अपने आप होगा, क्योंकि जितना तुम लोग टेम्परेचर लोगे, मान लो टेम्परेचर लिया तुमने 500, सो उस हिसाब से तुम लोग K लेने वाले हो 0.02। सही है, ऐसा मत करना कभी भी कि K ले लिया 0.07 और टेम्परेचर ले लिया 500, नहीं, जिस टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहे हो उसी का तुमको रेट कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं फर्स्ट वाले का इस्तेमाल। सही है, सो इट इज log K, K की वैल्यू, और तुम लोग किसी को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। log K दैट इज log 0.02 इज इक्वल्स टू log A, ये निकालना है अपने को। अब इसमें ना देखना, इसमें एंटी लॉग का भी काम आएगा, सो तुम्हारा एंटी लॉग भी रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा जब तुम लोग इसके क्वेश्चन करोगे। अपॉन ये तुम लोग यहाँ पे रख दोगे, जो भी आएगा उसको यहाँ पे रख देना। ये आ रहा 1151.5, 1151, ओके, सो E is 1151.5, 1151.5, सही है, और अपॉन में 2.303 मल्टीप्लाई R दैट इज 8.314 मल्टीप्लाई टेम्परेचर दैट इज 500 केल्विन। सही है, 500 केल्विन। अब बस सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दोगे और यहाँ से एंटी लॉग का इस्तेमाल करके तुम लोग A निकाल लोगे। अब ये मत कहना तुमको एंटी लॉग निकालना नहीं आता, एंटी लॉग तुमको निकालना आता है। ठीक है, तो बस हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। तो देख लो फटाफट से 4.11,
ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल क्लोराइड, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर है, इतना तो सबको समझ में आ गया, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर। फिर रेट कांस्टेंट कहाँ दे रखा है इसका, ये रहा, देख रहे हो इतनी दूर जाके इन्होंने रेट कांस्टेंट दे रखा है। कैसे पता चला, यूनिट को देखकर पता लगाया मैंने कि ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है। सो इट इज 1.6 into 10⁻⁻⁵ सेकंड इनवर्स। और किस टेम्परेचर पर है ये नोट करना जरूरी है, टेम्परेचर है 600 केल्विन, तो लिख लो जितना तुमने अभी तक पढ़ा उतना लिख लो। दैट मींस जिस टेम्परेचर पर, दैट इज 600 केल्विन, हमारे पास रेट कांस्टेंट दैट इज के कितना है, 1.6 into 10⁻⁻⁵, सही है ना, 1.6 into 10⁻⁻⁵ सेकंड इनवर्स। सो अब उसके बाद क्या रखा है, इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब कि यहां पर क्या दे रखी है अपने को, एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज EA। सो एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है अपने को 209 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, सही है। फिर आगे हमसे क्या रखा है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, क्या निकाल कर देना है इन्हें, कैलकुलेट कर देना है रेट कांस्टेंट। अब तुम लोग कहोगे भैया रेट कांस्टेंट तो दे रखा है, फिर कैलकुलेट कैसे करना है, अब आगे तो पढ़ो। ऑफ द रिएक्शन, भैया एक चीज तो बताओ पहले, हम्म, जो जब इसकी एनर्जी जूल में होती है ये हाँ की, तो उन्होंने किलो जूल दे रखी है, और वो भी केवल 1 मोल के लिए, क्योंकि रिएक्शन के अंदर देख, रिएक्शन में यहाँ पर 1 मोल ही तो है, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी होती है, रिएक्टेंट की होती है, जो एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए केवल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, समझ रहा है। अब किलो से जूल में चेंज करना सबको आता है, 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बट बेसिकली 1 मोल के लिए इन्होंने यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, उसमें क्या होगा, सही है ना। जैसे हमने पिछली बारी में देखा कि यूनिट कितनी होती है इसकी, जूल होती है, तो जो कैलकुलेट करके लेके आओगे दैट इज जूल, सही है ना। बट यहाँ पर क्वेश्चन में तुम लोग किलो जूल, सॉरी जूल पर मोल से भी काम चला सकते हो, और किलो को सिंपल जूल में चेंज करना तुमको आता है बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10⁻3, सही है। तो वो हम लोग कर देंगे। अब देखो आगे देखना, भी समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। आगे देखना, फिर क्या निकालना है अपने को, रेट कांस्टेंट निकालना है, दैट मींस अपने को के निकाल कर दो, किस टेम्परेचर पर, 700 डिग्री टेम्परेचर पर, जिस टाइम पर टेम्परेचर है 700 डिग्री केल्विन, सही है। अब बस बताओ जरा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर करो जल्दी से, एक बार ट्राई करो। 4.11, अब देखना जरा, सबने कर लिया होगा ट्राई, लेकिन उससे पहले एक बात मेरी सुन लो, कि जब हम लोग ऐसी कंडीशन में आ जाएं कि हमारे पास दो दो टेम्परेचर हैं, तो ऑटोमेटिकली पहले वाले को पहले मान लिया करो और दूसरे वाले को दूसरा मान लिया करो। तो इसको मैंने मान लिया T1 K1 और इसको T2 K2, ताकि बाद में कंफ्यूजन ही ना रहे, सही है। तो बस हमारे को क्या निकालना है, K2 निकालना है, और सबको फॉर्मूला मालूम ही है, दैट इज log K2 अपॉन K1 अपॉन K1 is equals to EA upon 2.303, EA upon 2.303 R log नहीं आता इसके अंदर, बार बार लॉग क्यों लग जाता है, EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, सही है, सिंपल इजी। अब बस log K2 की वैल्यू है, अच्छा K2 तो निकालना है, सो K2 तो ऐसी का ऐसी आ जाएगा, अपॉन K1 है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵, सही है, इज इक्वल्स टू EA दैट इज 209। अब यहाँ पर 209 का 209 मत रख देना, किलो के अंदर है वो, तो किलो के हिसाब से नहीं चलना अपने को, इसके अंदर 1000 की मल्टीप्लाई कर लेना, सही है, किलो को चेंज कर लेना, देन अपॉन में 2.303 मल्टीप्लाई विथ 8.314 एंड देन बस T2 माइनस T1 कितना हमारे पास 700 माइनस T1 दैट इज 600 अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन T1 है हमारे पास 600। अब मल्टीप्लाई तुम लोग कैसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, बस जो ऊपर लिखा है ना उसको सीधा लिखना, 700 माइनस 600, अगर वो नेगेटिव में चला गया ना, देखो, और इसका हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कभी भी T1 इसे मत मान लेना, मतलब कि ज्यादा वाले को T1 मत मान लेना,
जैसे तुमने ज्यादा वाले को T1 माना, सपोज तुमने उल्टा लिख दिया, इसको लिख दिया 600 माइनस 700, तो आंसर किस में आएगा? आंसर आएगा नेगेटिव में। और लॉग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव, अच्छा नहीं हो सकता, जब भी सॉल्व हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन कभी मानना मत, सही ना, वरना फिर आंसर में अंतर आएगा थोड़ा सा, ठीक है, आंसर बदल जाएगा, फिर मानना मत कभी। तो ज्यादा वाला हमेशा T2, कम वाला हमेशा T1, सही है। भैया सॉल्व करना है इसे जरा आगे तक। इसे आगे तक क्या सॉल्व करें? इसे पूरे को सॉल्व कर, इस पूरी वैल्यू को जितने बड़ा सा लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करेगा, हमारे पास कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। हाँ हाँ ये एक चीज पूछूं? बता। तो यहाँ तक तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मतलब कि इसे सॉल्व करके तुम्हारे पास आएगा 2.598। देन उसके बाद तुम लोग क्या करोगे? इसका निकालोगे एंटी लॉग, समझ गए? दैट मीन्स अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसे इधर की तरफ आगे बॉक्स के अंदर, तो ये तुम्हारे पास अब तुम एंटी लॉग निकालोगे, सो इट बिकम्स K2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, AL लिख रहा हूं शॉर्ट के अंदर, एंटी लॉग ऑफ 2.598, सही है, 2.598। अब एंटी लॉग के लिए आखिरी में चाहिए 4 डिजिट, सो मैं यहाँ पर अपने आप ही 0 लगा लूंगा, सही है। अब बस एंटी लॉग टेबल तुम्हारे पास होगा, वहां से तुम लोग एंटी भैया लॉग, मेरा तो 1077 आ रहा है आंसर, एक वो मिनट आंसर्स कह रहा है इधर का सॉल्व अच्छा करके। एक मिनट रुक जा, बताता हूँ क्या सॉल्व करा होगा, तूने गड़बड़ कर दी सॉल्व करने में, पहले देख ले, चल मान ले ये आ गया, उसके बाद क्या करेगा? लॉग से इधर भेजेगा एंटी लॉग, सिंपल, यहां तक समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद एंटी लॉग का कुछ आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा होगा? इट इज K2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻5, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। देन उसके बाद नीचे का चला जाएगा सामने, भैया इधर की साइड एंटी लॉग कैसा आ गया? इधर लॉग तो है देख, ना। हाँ हाँ इधर, अरे यही तो है फंडा, लॉग इज इक्वल्स टू के इधर की तरफ नेक्स्ट साइड जाके एंटी लॉग में चेंज हो जाता है, जब लॉग अच्छा इधर की तरफ जाएगा तो फिर वो एंटी लॉग बन जाता है, जब भी तो लॉग सॉल्व होता है, वरना लॉग कैसे सॉल्व करेगा? ठीक है ठीक है, ठीक तो है। जब इधर की तरफ लॉग तो इधर की तरफ आ जाएगा एंटी लॉग, सिंपल, तो ये हो गया सॉल्व, बस ये इधर से इधर चले जाएगा, फिर K2 तुम्हारे पास फाइनली आ जाएगा। यूनिट क्या आएगी? यूनिट K2 की, सेकंड इनवर्स। यस ऑफ कोर्स इट इज सेकंड इनवर्स, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, क्या रखा है स्टार्टिंग के अंदर ही फर्स्ट ऑर्डर, और जितनी K1 की यूनिट होगी ना उतनी K2 की होगी, ठीक है, ऐसा नहीं हो कभी भी फर्स्ट ऑर्डर को तुमने ऊपर रख देनी चल गया सेकंड ऑर्डर को, नहीं, K1 K2 रिमेन सेम, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे पास 4.11, तो 4.7 इन टेक्स्ट क्वेश्चन का सिंपल सा क्वेश्चन था, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, सो इट इंक्रीजेस, सो सिंपल आंसर इज इट इंक्रीजेस। तो देखना 4.8 एंड टेक्स्ट 4.8, तो क्वेश्चन देखना बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन जब बोर्ड में आते हैं ना बड़े ही मस्त क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी से कर देते हैं क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चन में ज्यादा ना ही कैलकुलेशन लगती है और ना ही लगता है कि हम लोग अरेनियस इक्वेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े सिंपल हैं। देखना ध्यान से, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, किसकी बात चल रही है? रफ्तार की, केमिकल रिएक्शन की, कितनी हो रही है? डबल हो रही है, रफ्तार क्या हो रही है? डबल हो रही है, फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298। अब इसका मतलब क्या है? जब हमने 298, दैट मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में 298 ना देता, जब भी तुमको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर उन्होंने कह दिया तो ये बात कर रहे हैं 298 की, दैट मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर की, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लिख डालो अभी की अभी अपनी कॉपी में, क्योंकि आगे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये कंसेप्ट काम में आएगा, सही है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जब भी तुमसे कहा जाए एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 25 डिग्री सेल्सियस, सही है, विच इज इक्वल्स टू 298 केल्विन, सिंपल इजी। सो इन्होंने क्या कर रखा है कि जब हमने 298 केल्विन से 10 केल्विन बढ़ा दिया तो उस टाइम पर रेट क्या हो गई? डबल हो गई, समझ रहे हो बात को? ये कौन सी बात को दोहरा रहे हैं? ये बात दोहरा रहे हैं वेंट हॉफ वाली, कल हमने पढ़ा था कि वेंट हॉफ ने क्या कहा था कि जैसे ही मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही हमारे पास रेट कांस्टेंट डबल हो गया, और मैंने तुम्हें जब भी समझाया था भले ही बात कर रहा है वो रेट कांस्टेंट की, लेकिन इस कंटेक्स्ट में रेट और रेट कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं है, सही है, समझ में आ रही है?
मतलब कि यहाँ पर भले ही बात कर रखी हो इन्होंने रेट की, लेकिन कहना चाह रहे हैं ये रेट कांस्टेंट को ही। सही है, सिंपल। तो इसका मतलब हमारे पास जैसे ही हमने स्टार्टिंग में मान लो हमारे पास था रेट कांस्टेंट K1, ठीक है। क्यों भैया, और रेट और रेट कांस्टेंट तो अलग इस अलग चीज है। कंटेक्स्ट में, हाँ इस कंटेक्स्ट में हम लोग उन्हें सेम लेते हैं, कल बताया था जब मैंने तुम्हें समझाया था, ठीक है, स्टार्टिंग का वेंट ऑफ वाली बात, ठीक है, तो ध्यान रखना उसको। सो अगर मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में मतलब कि टेम्परेचर जब है मेरा 298 केल्विन, जिस टाइम पर मेरा टेम्परेचर है 298 केल्विन, दैट इज T1, सपोज इट इज T1, सो उस टाइम पर रेट कांस्टेंट है K1, ठीक है ना। नाउ मैं कह रहा हूँ K है, ठीक है ना, K1 भी नहीं, K है, सही है, वो है हमारे पास K1। लेकिन जैसे ही 10 डिग्री या फिर 10 केल्विन मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपकी बार, T2 दैट इज इक्वल्स टू 308। जब मैंने 298 में 10 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, वो 308, सही है, 308। देन हमारे पास रेट कितनी हो गई, डबल हो गई। चाहे वो कहे रेट, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट और रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में बराबर होते हैं। सो यहां पर क्या लिख लेंगे हम लोग, ट्वाइस ऑफ के, सिंपल इजी, ठीक है। तो कितनी हो गई, डबल हो गई। बस अब हमें आगे क्या रखा है, कैलकुलेट EA, हमारे पास EA निकाल कर दो, ठीक है। तो हमारे को एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। अब देखो फटाफट से कैसे करोगे क्वेश्चन को। फॉर्मूला तुमको मालूम है, लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303। बस अभी अभी लिख रहा हूँ फॉर्मूला, फिर मैं फॉर्मूला लिखना बंद कर दूंगा, तो इसलिए प्लीज याद कर लो, और तुम लोग भी लिखा करो। जब तक फॉर्मूला याद ना हो जाए तब तक लिखा करो। स्टार्टिंग में मैं भी कभी कभी गलत लिख रहा था, लेकिन अब याद हो गया। दैट इज T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। अब बस सारी वैल्यू पुट कर दो। लॉग K2 की वैल्यू कितनी है, K2 की दैट इज 2K, सही है ना, क्योंकि बाद में कितना हो गया, वो दुगना हो गया 2K अपॉन K1 कितना है, K, सही है। सो ये तो आगे तुम्हारे पास ये इज इक्वल्स टू ये निकालना है अपॉन 2.303 R, 2.303 R की वैल्यू 8.314 मालूम है तुम लोगों को, मल्टीप्लाई 8.314, देन इट इज T2 माइनस T1, T2 इज 308 माइनस T1 इज 298 अपॉन T1 T2, that is 298 multiply by 308, सही है। यहां से निकल जाएगी तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी, जो भी आएगा वो आएगा जूल के अंदर, ठीक है ना। निकालना बड़ा आसान है, यहाँ से K से K उड़ाओगे, log 2 बचेगा, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 0.3010 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करने में टाइम बर्बाद मत करना, 10 ही आना है, ठीक है ना, क्योंकि 10 ऐड करके ये वैल्यू आई थी। सो ये 10 आएगा, उसके बाद नीचे की सब कुछ मल्टीप्लाई कर करा के सामने भेज दोगे। सो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है इसकी, सही है ना। 0.3010, देखो ये तुम लोग डायरेक्टली, अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ, देखो पेपर में अगर कैलकुलेशन नहीं हुई, देखो यहाँ पर देखना पेपर में तुम लोगों से कैसे करोगे सॉल्व, यहाँ तक तुम लोगों ने कर भैया लिया। एक चीज सुनो, पहले जो हम्म। 2K अपॉन K था, हाँ हाँ तो K से K कट गया, एक K, हाँ तो हाँ एक K तो बचा ऊपर। है। अबे भाई साहब K स्क्वायर नहीं है वो, 2K है, 2 मल्टीप्लाई बाई K, ठीक है। तो अब देखो फटाफट से K से K उड़ गया, तो उसमें क्या होगा, अब log 2 बचा। अब देखना ध्यान से, log 2 है, log 2 को क्या लिखोगे, 0.3010। क्वेश्चन में गिवन भी होगा कि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ना भी गिवन हो तो तुम लोग जब तक पेपर देने जाओगे बोर्ड तक, जब तक ये इतनी बार आ चुका होगा तुमको याद हो जाएंगी वैल्यूज। 0.3010 log 2, 0.6020 log 4, और बता दूं कैसे कैसे ये आती है, तो अपने आप याद हो जाती है। जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं ना, याद हो जाते हैं कुछ कुछ वैल्यूज तो लॉग की, ठीक है। 10 log 10 तक तो मेरे को सारी वैल्यूज याद हो गई थी जब मैं 12th क्लास के अंदर था, लेकिन फिर उसके बाद भूल गया थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि अभी इतनी इस्तेमाल नहीं करता मैं, तो क्या आंसर एंड याद तक नहीं निकालता है। नहीं, ठीक है। मैं क्योंकि एंड तक आंसर निकालता नहीं ना, तो इसलिए रिवाइज नहीं होती, सही है। तो ये आ गया हमारे पास, देखो ये, तो ये आ गया 0.3010। अब उसके बाद देखना नीचे की जो चीजें हैं, दिस इज, तो ये सब किसमें चली जाएंगी, ये सब चली जाएंगी मल्टीप्लाई के अंदर। सो मल्टीप्लाई बाय 2.3010, सॉरी 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314
and then multiply by 298 multiply by 308। सही है, ये सभी मैंने नीचे से डिवाइड से मल्टीप्लाई भेज दिया सब कुछ, और फिर उसके बाद अपॉन में कितना जाएगा 10, और बस यही है तुम्हारे पास। अगर तुमने पेपर में इतना कर कर छोड़ दिया तो केवल टीचर आधा मार्क्स काटेगा, आंसर ना निकालने का। और अगर तुम लोगों ने यूनिट नहीं लिखी, ये नहीं लिखी, तो कटेगा 1 मार्क्स, आधा मार्क्स आंसर ना निकालने का और आधा मार्क्स यूनिट ना लिखने का। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, अगर तुमने यहां तक भी छोड़ दिया तो टीचर कभी कभी 1 मार्क्स नहीं काटते हैं, अब बस आधा मार्क्स काटते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर यहां तक ही छोड़ा तो 1 मार्क्स कटेगा। सही है, तो फाइनल इस फॉर्म में निकाल दिया करो, और इस फॉर्म में निकालने के बाद लास्ट में जाकर जब पेपर के बाद तुम्हारे पास टाइम बचे, क्योंकि सभी बच्चों के पास आधा घंटा पौन घंटा बच जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं बच्चे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व, तो आधा घंटा पौन घंटे के अंदर तुमको यही काम करना है, जहां जहां पर पकड़ पकड़ के क्वेश्चन ढूंढने जिसमें न्यूमेरिकल की वैल्यू रह गई है, उस न्यूमेरिकल की वैल्यू को सॉल्व करना है। सही है, सिंपल, समझ में आ गया। बस, तो ये था तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 4.8। बताओ, तो क्वेश्चन देखना 4.9 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर हमसे क्या रखा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 209.5 केल्विन नहीं, किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, सबसे पहले तो इसे ही ना जो किलो जूल पर मोल लिखी है, तो ध्यान रखना कभी भी किलो तो इस्तेमाल होगी नहीं, सो इसको स्टार्टिंग में तुम लोग ब्रेक करके लिख लिया करो, ब्रेक मीन्स के चेंज कर लिख लिया करो, सो इनटू में 1000। सही है, तो ये बन गए तुम्हारे पास जूल पर मोल, सिंपल। देन उसके बाद हमसे क्या रखा है, एट 581 केल्विन, तो यहां पर तुमसे टेम्परेचर दे रखा है, दैट इज 581 केल्विन, सिंपल। अब हमसे क्या रखा है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस पे जरा गौर करा जाए, क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये कुछ कॉम्प्लेक्स सी टर्म्स दे रखी हैं, अब इनका मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा जब हम लोग पढ़ लेंगे कोलिजन थ्योरी। सही है, तो केवल 2 चीजें रह गई कोलिजन थ्योरी में समझने के लिए, एक तो ये दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, इसका क्या मतलब है, और एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सही है, ये दोनों चीजें रह गई बस समझाने के लिए, वो आप लोग समझेंगे किसके अंदर, कोलिजन थ्योरी के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं लिख रहा हूं एफओसी, ठीक है ना, फ्रैक्शन एफओएम, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एफओएम, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, सीधे सीधे हमारे पास डिनोट होते हैं ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से, ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारे पास अरेनियस इक्वेशन थी ना, दिस अरेनियस इक्वेशन कहां गई, स्टार्टिंग वाली ये अरेनियस इक्वेशन जो थी बिल्कुल स्टार्टिंग वाली, ये वाली, तो इस अरेनियस इक्वेशन में जो ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी है, इसे कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। सब बताऊंगा इतनी बड़ी लाइन का मतलब क्या है कोलिजन थ्योरी में, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखना, ठीक है ना, इट इज नोन एज एफओएम, और ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। तो देखना ध्यान से, तो कहां गया क्वेश्चन, ये रहा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन, बस हमारा क्या निकालना है, ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिख लूं एक्स, तो किसी को दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस, एक सेकंड रुको, ई एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए की वैल्यू 209.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, सही है, और अपॉन में आर टी, आर की वैल्यू 8.314 और मल्टीप्लाई में टेम्परेचर इट इज 581। सही है, बस इसे कैलकुलेट कर दोगे और आंसर आ जाएगा। क्या सब लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, तो नहीं कर सकते तुम लोग इसे कैलकुलेट, ठीक है ना, पेपर में कैलकुलेट करने बैठोगे ना पूरे दिन लग जाएगा तुमको। ई की जो पावर में जो वैल्यूज है उनको तो कैलकुलेट कर सकते हाँ, ई की पावर में वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट परफेक्ट आंसर आएगा फिर ई रेज़ टू द पावर में, और ई की वैल्यू होती है 2.31, तो 2.31 की इतनी बड़ी पावर, वो भी माइनस में, वो सॉल्व करनी, वो बहुत बड़ी वो बैठ जाएगी। तो उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, उससे अच्छा हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेंगे।
सिंपल। सो दोनों साइड तुम log ले लोगे, इट इज log x इज इक्वल्स टू, भैया उससे अच्छा हम उसे आधा छोड़ के अपना आधा नंबर ना कटवा लेंगे। हाँ ये आधा नंबर क्यों कटवाना, आधा नंबर 99.9 नहीं लेके आना है, 100 आउट ऑफ 100 ही लेके आना है। नहीं देखो जरा कैलकुलेट पूरा करना सिखा रहा हूँ। सो x इज इक्वल्स टू, अब तुम लोग कहोगे भैया 99.9 वाली शक्ल दिख रही है हमारी, अरे बना देंगे हम शक्ल, क्या दिक्कत है, हैं? बना देंगे, देखो जरा फटाफट से। तो x इज इक्वल्स टू ये, अब थोड़ा सा डेरिवेशन देख लो यहाँ पर, तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो, वरना तो यहीं पर भी छोड़ के अपना आधा नंबर कटवा सकते हो ठीक है ना। अरे ऐसा ना हो कभी टीचर ने पूरा मार्क्स काट लिया, कभी उसके अंदर ये दिखाई नहीं उसको अपनी आंसर शीट के अंदर, तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, तो जरा ध्यान से देखना। तो इट इज log x इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस अपॉन e a अपॉन r t, ये नीचे आ जाएगा सबको मालूम है, ठीक है ना। तो आ जाएगा e a पावर से नीचे आ गया e a अपॉन r t, और फिर उसके बाद log e की वैल्यू 1, ठीक है, सबको मालूम है तो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, हमने कल ही कराया वो सब। सो इट इज log e, देन उसके बाद यहां से तुम लोगों को चाहिए x। अब x कैसे निकले, सबसे पहले तो है बेस 10 के अंदर, ध्यान सॉरी ये है फिलहाल बेस e के अंदर, ध्यान देना बेस e में है ये, तो सबसे पहले तो चेंज करूंगा इसे बेस 10 में, दैट इज 2.303 log x। अब ये आ चुका है बेस 10 के अंदर, सही है, सबको याद होगा बेस ई से बेस 10 में चेंज करने का फंडा, सही है। अब उसके बाद यहां से तुम लोग निकाल लोगे log x, सो नाउ log भैया x, सुनो तो सही, कहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट कर दिया तुमने। लॉग दोनों साइड तो लगाना था, एक साइड ही तो लगाया हाँ तुमने। हाँ दोनों साइड, अरे राम लड़के तेरे को क्या होगा तेरा, देख जब इस साइड log लगाया log e रेज टू द पावर माइनस, अरे इसको लिख लियो अभी, कभी कभी फिर तो भूल जा क्योंकि मेरा फर दूंगा ऐसे, ये आ गया, इधर साइड log लगेगा तो ये आएगा, ठीक है। अब log ने देखा पावर में कुछ ना कुछ पीछे बुलाएगा, तो पीछे बुला लिया e अपॉन आर टी, और फिर उसके बाद log e, सही है, log e सॉरी की सॉरी वैल्यू हो सॉरी, जाएगी 1, गलती हो गई, सॉरी ठीक है। सॉरी। अरे सॉरी नहीं, अरे मतलब तेरे को पूछना अच्छी बात है, लेकिन याद भी रखा कर, अरे कल नहीं, ही हमने करा, कल भी मैंने सेम चीज पूछी थी ना, हाँ याद आ गया मुझे। कल भी तूने सेम चीज पूछी थी, कल भी मैंने कराया था, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया हमारे पास ये, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अपॉन में भेज देंगे 2.303 आर टी, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही है। तो बस अब यहाँ से क्या करोगे, सब कुछ वैल्यू रख दोगे यहाँ पर। सो क्या मैं इसको आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बक्सा बना लेता हूँ एक छोटा सा, या फिर एक सेकंड रुको, यहाँ से ही इसको पार्टीशन में डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमने कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। देखो एक तरीका तो ये है, आधा मार्क्स अपना कटवा लेना, वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, आधे की जगह एक ही भी कट जाएगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से जो तुम करोगे ना वो सही है एकदम। तो ध्यान से देखना, अब इसके आगे से तुम लोग कैसे कर सकते हो, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो इट इज log x इज इक्वल्स टू माइनस ई ए, दैट इज माइनस के 209.5 मल्टीप्लाई विद 1000 अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 एंड देन मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, दैट इज 581 केल्विन, इतनी सारी मल्टीप्लाई, ठीक है ना। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे जो भी तुम्हारे पास आंसर आएगा उसका क्या निकालोगे, बोलो बोलो क्या निकालोगे उसका, एंटीलॉग, ठीक है। सो इट इज एंटीलॉग, तो जो तुम्हारे पास आंसर आएगा उसका निकाल देना एंटीलॉग, और बस क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, ठीक है। सो दैट इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, दीज आर दी ओनली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि इतने मॉलिक्यूल्स है, बस एक नंबर निकल के आएगा, ठीक है। तो जो कुछ भी यहां से कैलकुलेट करोगे उसको यहाँ पर पुट करके एंटीलॉग निकाल देना, और नेगेटिव एंटीलॉग निकालना है, नेगेटिव एंटीलॉग निकालना तुमको भी सिखा रखा है, सही है। तो ये थे तुम्हारे इंटेक्स्ट, तो इंटेक्स्ट भी सारे के सारे खत्म हो चुके हैं अपने एनसीईआरटी के, 4.9 हमारा लास्ट इंटेक्स्ट था, और सारे के सारे एग्जांपल हो चुके हैं, बस अब बचे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, और कुछ हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक कोलिजन थ्योरी, तो भागो बाकी करेंगे कल।